नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आईएएस ट्रैक पर। आज की तारीख है 10 जुलाई 2020 और आज का डेली 30 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन कोरोना की स्थिति तो बहुत खराब हो रही है। प्रदेश में और भी कई चीजें गलत हो रही हैं। गलत परंपराओं का विकास हो रहा है। मैं किधर कौन सी बात कर रहा हूं उसके बारे में आप समझ रहे होंगे। न्यायपालिका का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होना चाहिए और न्याय का अधिकार सबको होता है। लेकिन कोरोना की स्थिति जो खराब हो रही है उसमें तो आपको और हमको खुद ही केयर करनी पड़ेगी अपनी। 26,000 से ज्यादा 27,000 के लगभग मामले बढ़ रहे हैं। 450 से 500 के बीच रोज डेथ हो रही है। ऐसे में हमको आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। मास्क लगाकर बाहर निकलें। मास्क लगाकर ही किसी से मिलें। जितना हो सके ना मिलें। कोई भी हो उससे कम मिलें। आप या उनमें से कोई भी संक्रमित होगा तो समस्या होगी। और कई बार तो लक्षण भी सामने नहीं आते हैं और व्यक्ति संक्रमित रहता है। मैंने मास्क नहीं लगा रखा है या मैं रोज नहीं लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला हूँ और अकेले होने के कारण इस रूम में कोई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं है। बाहर का कोई आ भी नहीं रहा है। तो बाहर आप जब जाएं, अगर आप कार चला रहे हैं, अकेले चला रहे हैं तो मास्क ना लगाएं। लेकिन बाइक चला रहे हैं तो जरूर लगाएं। अकेले में जैसे मेरे चश्मे पे भाप जम जाती है। मान लीजिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ, पूरा बंद है तो भाप जम जाती है, तो ये समस्या होती है। तो अगर चश्मा फिर निकालना पड़ेगा तो दिखाई नहीं देगा दूर का। ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन कहने का मतलब केवल एक है, बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है। ये सब ध्यान रखें और कुछ किया नहीं जा सकता है। यही एक बचने का मात्र उपाय है इससे, इस संक्रमण से। आज का जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, ये जो टॉपिक है वो यूपी स्पेशल जो आपसे पूछा जाता है, यूपी स्पेशल का टॉपिक है। कभी कई बार आपको ये लगता है कि ये जो टॉपिक है ये हिस्ट्री में पूछा गया है, क्योंकि आज यूपी स्पेशल के अंतर्गत हिस्ट्री हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हिस्ट्री का आज का ये पहला एपिसोड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस कारण से आपको ये हिस्ट्री की भी क्लास लग सकती है। लेकिन ये वास्तव में हिस्ट्री की क्लास नहीं है, ये यूपी की क्लास है और यूपी स्पेशल की क्लास है। ऐसे में आपको बस यही मानना चाहिए कि आपको क्लास तैयार करनी है, ना कि कहाँ से क्या है। तो ये यूपी स्पेशल में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसके अंतर्गत हिस्ट्री। हिस्ट्री का ये एपिसोड 1 है। आगे ऐसे ही एपिसोड आएंगे, कई एपिसोड आएंगे। इसके आज हम 22 क्वेश्चन देखेंगे और 8 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर के देखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन रोज हम देखते हैं, आज भी 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। कई बार मेरा चेहरा इसमें कुछ अजीब आता होगा, या जो है कल कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आज आप कुछ अपसेट लग रहे थे। पता नहीं कुछ रहा होगा। चेहरे से दो देखकर बहुत कुछ पता चल जाता है और आप लोग भी जान जाते हैं। और मेरी इतनी ज़्यादा आप केयर करते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपको। ऐसे ही प्यार बनाए रहिए जिससे कि मेरा जो ऊर्जा का स्तर है वो मेंटेन रहे। कुछ आज मैं ज़्यादा टाइम आपका ले गया, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है। पहला प्रश्न है आज का, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी गंगा, यमुना, ये सब नदियां हैं। लेकिन इन कोई नदियों के नाम से नहीं जाना जाता था। इनको जाना जाता था मध्य देश के नाम से। मध्य देश के नाम से उत्तर प्रदेश को प्राचीन काल में जाना जाता था। हाँ, ये अलग बात है कि ऋग्वेद में कई नदियों का उल्लेख मिलेगा और इन क्षेत्रों में वो बहती हैं। तो ऐसा गंगा का क्षेत्र या यमुना का क्षेत्र ऐसे मत आप टिक कीजिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसको मध्य देश के नाम से जाना जाता था, इतना आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के सराय नाहर क्षेत्र में पुरा एवं नवपाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में सराय नाहर पड़ता है और वहां से पुरा व नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। सही है। और उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन जो सभ्यता के साक्ष्य हैं वो कोल्डेहवा से प्राप्त हुए हैं। ये भी जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जो कोल्डेहवा है ये इलाहाबाद के पास है, इलाहाबाद का क्षेत्र है। बेलन की घाटी, पंचोआ स्थल और कोल्डीवा ये सब इलाहाबाद में है। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है,
प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राचीनतम कृषि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अब ये आप हिस्ट्री का प्रश्न हो सकता है, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिस्ट्री मान के भी इसको पढ़ लीजिए, बस तैयार होना चाहिए आपका। तो उत्तर प्रदेश की किस स्थल से अगर आपसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य पूछा जाए तो लहुरा देव टिक कीजिएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। और मिर्जापुर जिले की वेलन घाटी में ये निम्न पुरा पाषाण कालीन जो औजार हैं वो भी मिले हैं। और संत कबीर नगर का यह स्थान है, संत कबीर नगर जिले में पड़ता है लहुरा देव, वहां से प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन स्थल कोल्डीवा से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में सरायनाहर से कोई शवाधान नहीं मिला है। नवपाषाण कालीन स्थल कोल्डीवा है और वहां से धान की खेती के साक्ष्य मिले। ये बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। सरायनाहर जो है, सरायनाहर से 15 शवाधान मिले हैं, 15 शवाधान के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। और इन्हें मृतक सिर को देखा जाए जो दफनाया गया था, तो अगर ये नॉर्थ है तो मृतक के सिर को पश्चिम में करके दफना दिया गया था। ये आदमी मरा पड़ा हुआ है और इसका सिर पश्चिम में करके इसको दफनाया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? कौन सा क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है लोहदा नाला क्षेत्र, वेलन घाटी में, वेलन घाटी में स्थान पड़ता है लोहदा नाला क्षेत्र, यहीं से ये अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य यहाँ पे दे रहा है कि नहीं प्राप्त हुए हैं। और दूसरा है कि आलमगीरपुर के उत्तर सैंधवकालीन लोग नगरों में निवास करते थे। ताम्र पाषाण कालीन जो साक्ष्य हैं वो मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। तो पहला तो ये गलत हो गया। दूसरा है कि आलमगीरपुर में उत्तर सैंधवकालीन लोग नगरों में निवास करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आलमगीरपुर के लोग थे ये कपास की खेती करते थे और ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, नगरों में ये निवास नहीं करते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो केवल दूसरा भी गलत है। तो इस तरीके से डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कोई सही नहीं, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक सभ्यता का मुख्य केंद्र जो था वो मध्य देश था। वैदिक सभ्यता मध्य देश में पनपी और इसका मुख्य केंद्र ये था। विस्तार इसका सरस्वती से लेकर, सरस्वती नदी का जो क्षेत्र था वहां से लेकर गंगा के दोआब तक था। कहां से? सरस्वती से पूरा गंगा के दोआब तक था वैदिक सभ्यता का मुख्य केंद्र। तो मध्य देश में ये था। और कुरु की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु और पांचाल ये विशाल राज्य जो थे वो इसी क्षेत्र में स्थित थे। और कुरु का विस्तार मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर तक था। और जो कुरु था उसकी राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। क्या राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा था? उत्तर वैदिक काल में जब आप पहुंचेंगे, उसका इतिहास पढ़ेंगे, तो पांचाल एक राज्य मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में इसे वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा जाता है। और सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक विकसित राज्य था पांचाल। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। और लौ युगीन सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में अहिचंद में, अतरंजी खेड़ा में, हस्तिनापुर में, मथुरा में, यहाँ से बहुत सारे स्थल हैं जहां से ये प्राप्त हुए हैं। तो ये ध्यान रखिए। महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? महाजनपद जो टोटल थे वो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में से 8 जो महाजनपद थे वो यूपी से रिलेटेड थे। कुरु था, सूरसेन था, पांचाल था, वत्स, मल्ल, कौशल, चेदी और काशी। ठीक है, तो ये महाजनपद थे। 16 में से 8 जो है वो यूपी से रिलेटेड थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन महाजनपद था, उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और महाजनपद काल में वत्स महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। ये दे रहा है। अब क्या ये सही है? जो महाजनपद थे इसमें जो सूरसेन थी, सूरसेन जो था इसकी राजधानी मथुरा थी। कहां पर इसकी राजधानी थी? इसकी राजधानी मथुरा थी।
और जो महाजनपद में वत्स था, वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र पूरा विस्तृत था वो इसी में आता था, और ये कौशाम्बी महाजन इसकी राजधानी थी। तो दोनों के दोनों ये गलत दिए हुए थे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है, जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर मल्लिनाथ थे। जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए हैं उनमें 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। ये ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और इनका जो जन्म था वो मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर दिया हुआ है, इनका जो जन्म था कुषाण काल में। मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र और समुद्र केंद्र था, लेकिन इनका जो जन्म था वो मथुरा में उस समय नहीं हुआ था। उस समय मतलब उस समय क्या, कई बार बार जन्म नहीं हुआ इनका, तो इनका जो जन्म था वो वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। और वाराणसी में जन्म लेने वाले वैसे भी महान ही होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी होते हैं ये लोग। सारे लोग कभी कहीं के कुछ अच्छे या बुरे नहीं होते। अच्छा स्थान है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये शायद पूछा हुआ प्रश्न है। तो बौद्ध धर्म का पालना जो है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध का अधिकांश जो सन्यासी जीवन था वो बीता था, और जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। पिता उनके शुद्धोदन थे, और छोटे से गणराज्य के वो मालिक थे। और कपिल वस्तु, छोटा सा गणराज्य, वो उसका क्या नाम था? कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु के वो क्या थे? राजा थे। कपिल वस्तु के राजा थे इनके पिताजी शुद्धोदन। अगला जो प्रश्न है, और उसका पहला स्टेटमेंट है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश श्रावस्ती में दिया था, और गौतम बुद्ध को 70 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जो पहला उपदेश था इन्होंने वो सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ में। और श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, तो पहला गलत हो गया। और 70 वर्ष की अवस्था में इनको बताया जा रहा है कि महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। ये अवस्था याद रखिएगा, ये 80 वर्ष के थे जब इनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। आप सोचिए कि पूरा जीवन लगा दिया तब बुद्ध बुद्ध बने, महात्मा बने। तो आप अगर साल 2 साल खर्च करके कोई कैरियर प्राप्त कर ले रहे हैं, और जो आपका सपना है उसे प्राप्त कर ले रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने कोई लापरवाही नहीं की। ऐसा नहीं था कि एक दिन पढ़े फिर सो गए, एक दिन पढ़े फिर 4 दिन उठे ही नहीं सुबह पढ़ने के लिए, एक दिन पढ़े फिर कहे कि अब चलो थोड़ा सा पिक्चर उच्चर देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, ज्यादा पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं, इन्होंने अनवरत तपस्या की। आप महात्मा बुद्ध बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मुझे भी पता है, लेकिन आप अपने जो लक्ष्य है उसको पाने की तो कोशिश कर रहे हैं। अगर उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एकाग्र होना पड़ेगा। अगर आप एकाग्र नहीं होंगे तो आप भटकते रह जाएंगे। और बुद्ध भटक नहीं रहे थे, 80 वर्ष की अवस्था में ही उनको मिला, लेकिन मिला लेट से मिला, और उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। उसके बाद वो अमर हो गए। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति के बाद तो वो अमर हो गए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का, गौतम बुद्ध के काल में उत्तर प्रदेश में 7 प्रमुख गणराज्य थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये गणराज्य कौन थे? कपिल वस्तु के साके थे, केसपट्टा का कलाम, चुनार के भाग, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, और पिपलियन के मौर्य। ये 7 थे। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। ये महावीर मतलब ये जैन धर्म में आप मत जाइएगा, गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न का पहला, अशोक के स्तंभ और शिलालेख सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ में पाए गए हैं। कोई शक? सारनाथ में मिले हैं, इलाहाबाद में मिले हैं, और मेरठ में मिले हैं। बिल्कुल सही है। अशोक द्वारा सारनाथ में निर्मित स्तंभ लेख पर मोर की आकृति बनी है। अगर आपने वहां पे जाके देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो ये जो स्तंभ है इस पर मोर नहीं है, इस पर दहाड़ता हुआ शेर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? शेर, मोर की आकृति नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धर्मराज का स्तूप का निर्माण करवाया था, यानी किसने करवाया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। धर्मराज का स्तूप जो है ये मौर्य सम्राट था अशोक, उसने इसका निर्माण कराया था। और 1794 ईस्वी में बनारस के दीवान जगत सिंह के
आदमियों ने काशी का प्रसिद्ध मोहल्ला जगतगंज बनाने के लिए इसकी ईंटों को निकाल लिया था, खोद लिया था। ये दुर्भाग्य था देश का। अगला प्रश्न है, किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ जो कराने वाला शासक था वो पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग जो था ये महान शासक हुआ और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कालिदास की एक रचना है मालिकाग्निमित्रम, इसमें दोनों यज्ञों का वर्णन मिलता है। मालिकाग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की। और कालिदास की इस रचना में इन दोनों यज्ञों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। क्या ये सही बात है? कनिष्क कुषाण, के से याद किया था मैंने, आप भी याद कर लीजिए। कुषाण वंश का शासक था, सही है। और कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक भी इसको बोला जाए तो वो बात गलत नहीं होगी। और कुषाणों की द्वितीय राजधानी पेशावर थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुषाणों की जो प्रथम राजधानी थी, फर्स्ट, वो पेशावर थी और द्वितीय जो राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा थी। सेकंड राजधानी जो थी ये मथुरा थी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में 355 ईस्वी से 455 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य ने संपूर्ण राजनीतिक एकता स्थापित की और इसको एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। और झांसी के देवगढ़ में ये गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थित है। तो ये देवगढ़ और ये कहाँ है? झांसी में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। समुद्रगुप्त के उत्तरापत्य एवं दक्षिणापत्य अभियानों का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? और ये जो है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें समुद्रगुप्त के उत्तरापत्य एवं दक्षिणापत्य अभियानों का वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया है। और प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, उनके द्वारा रचित है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है और ये हरिसेन के द्वारा रचित है, उनके दरबारी कवि थे ये। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट, कन्नौज 7वीं शताब्दी तक उत्तर भारत का मुख्य नगर बन गया था। उत्तर भारत का 7वीं शताब्दी तक ये मुख्य नगर बन गया था, बिल्कुल सही है। मिहिरकुल और तोरमाड़ कुषाण शासक थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मिहिरकुल और जो तोरमाड़ हुए ये इनके नेतृत्व में उत्तरी पश्चिमी चीन के स्वायत्त हुड़ों ने, इन्हीं के नेतृत्व में ये हुड़ शासक थे, मथुरा, कन्नौज और कौशाम्बी को नष्ट किया था। तो ये दूसरा तो ये गलत है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। और कन्नौज के मौखर वंश के शासक थे ईशान वर्मा, उन्होंने हुड़ों को हराया था। तो ईशान वर्मा कभी भी पूछा जाए तो ये मौखर वंश के शासक थे। अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, फिर हम करंट अफेयर को देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, RO ARO हिंदी का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 14 तारीख से, ट्यूसडे से। इसमें अगर आपको एग्जाम देना है, अगर आपको इसमें कोई रुचि है तो मटेरियल, टेस्ट, वीडियोज, सब कुछ PDF वगैरह सब इसमें मिलेगा। 499 रुपये, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट सब होंगे। इसकी जानकारी के लिए 6307281212 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। IAS प्रेप एकेडमी, इसका ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी कोर्स। इसके अलावा BO का कोर्स है, PCS का कोर्स है, जो भी आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है कि हर्षवर्धन चंदेल वंश का योग्य शासक था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। हर्षवर्धन चंदेल वंश का शासक था, क्या ये बात सही है? हर्षवर्धन जो था वो पुष्यभूति वंश का शासक था, पुष्यभूति वंश का शासक था ये हर्षवर्धन। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग, जुआनजांग इसको कहते हैं अंग्रेजी में, हर्षवर्धन के समय में आया था। ह्वेनसांग का H लीजिए और हर्षवर्धन का H लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। और ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा अगस्त 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू नल कनेक्शन 100% करने का लक्ष्य रखा गया है? करंट अफेयर यहां से स्टार्ट हो रहा है और ऐसा लक्ष्य रखने वाला हिमाचल प्रदेश राज्य है। और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इंडिया का जो लक्ष्य है
वो 2024 तक है कि 2024 तक 100% कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन, नल कनेक्शन होंगे। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है, इसने क्या किया है, इसने 2022 ही लक्ष्य रख दिया है। आज मोदी जी ने एक एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है, मध्य प्रदेश में ये स्थित है, रीवा में। इसके बारे में पहले ही हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, इसी कारण से आज क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया है। वह देश जहां हाल ही में भारतीय समाचार चैनल के प्रसारण को रोका गया, वो इस समय नेपाल का दिमाग जो है वो भारत के खिलाफ चल रहा है, और कुछ मैं तो कहूंगा खराब चल रहा है। खिलाफ तो चल ही रहा है, खराब भी चल रहा है। तो वहां के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो यहाँ के भारत के चैनल हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ को साजिश कर रहे हैं। जब भी वो, जैसा भी वो संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने डीडी न्यूज यानी जो दूरदर्शन का है उसको छोड़कर बाकी सबको बैन कर दिया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, नेपाल है। मंगोलियाई कंजूर का संबंध किससे है? मंगोलियाई कंजूर क्या है? कंजूर भगवान बुद्ध का एक शब्द है। कॉन्सीड ऑर्डर्स मंगोलियाई भाषा में इसको कहते हैं, और मंगोलियाई कंजूर का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया है। तो तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया और मंगोलिया के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से है। और अभी जो मंगोलियाई कंजूर है, ये पांडुलिपि है। इसके सभी 108 संस्करणों को पुनः मुद्रित करने का ये जिम्मा लिया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने। तो ये करने जा रही है। तो ये क्या है, कंजोई मंजूर जो है, मंगोलियाई कंजूर जो है, ये पांडुलिपि है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वह देश जिसके उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को इसरो द्वारा बाह्य अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रम के तहत प्रक्षेपित किया गया, किसने किया है? इसरो ने किया है। लेकिन ये किस देश का है? अमेजोनिया, अमेजन के वन, याद करिए अमेजन के वन कहां पाए जाते हैं? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यह है कौन सा देश? ब्राजील। 25 जनवरी 2004 को भारत और ब्राजील के बीच में बाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया गया था, उसी के तहत ये सब हो रहा है। VLS-1 के द्वारा एईबी के मुख्य उपग्रह प्रक्षेपण वाहन VLS-1 के द्वारा 2018 में इसको लॉन्च किया जाना था, अमेजोनिया फर्स्ट को। लेकिन तकनीकी कारणों से VLS-1 के साथ लॉन्च रद्द कर दिया गया था, अब इसरो के द्वारा ही किया गया है। संचार उपग्रह एपी स्टार 6D किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संचार उपग्रह जो ये लॉन्च किया गया है, ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और सिजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की लॉन्च पैड 3 से ये लॉन्च किया गया। और ये चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसको कास्ट बोलते हैं, चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, चाइना इन सब मामलों में बहुत आगे चला गया है। तो चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की एक सहायक कंपनी है ये कास्ट। इसने वाणिज्यिक उपग्रह एपी स्टार को 6D को विकसित किया है। और एपीटी मोबाइल सैटकॉम लिमिटेड है, ये सब जानने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, उसके द्वारा उपग्रह ब्रॉडबैंड दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए खरीदा गया है। और जो एपी स्टार 6D है, इसका जीवन काल कितना होगा? ये 15 साल का जीवन काल इसका होगा, 15 ईयर का। अगला जो प्रश्न है, राज्य को स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल बनाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्टअप नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई? योगी बाबा ये सब संभाले हुए हैं। यूपी का जो हमारा पूरा प्रदेश है इसका प्रशासन, तो उसमें स्टार्टअप नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई है। और हमारे सीएम योगी की कैबिनेट ने, योगी जी की कैबिनेट ने इसको स्वीकृति प्रदान की है। और ये जो स्टार्टअप नीति अभी तक हमारे यहाँ जो थी, वो उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप के लिए व्यापक और स्वतंत्र नीति कोई नहीं थी। अब ये जो नीति है इसको लागू किया जाएगा, और अगले 5 वर्षों के लिए ये लागू की गई है, आगे 5 वर्षों तक ये लागू रहेगी। और इसके अंतर्गत राज्य भर में 10,000 से अधिक स्टार्टअप का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा। 75 जिलों में 100 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे। और इसके तहत माना जा रहा है 50,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। अभी कहाँ रोजगार पैदा होके जाते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा तो बता दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? BRO अक्सर चर्चा में आता रहता है, और अभी इसने 6 सामरिक पुलों का उद्घाटन इसके द्वारा निर्मित किया गया है। ये पुल, 6 सामरिक पुल इसी के द्वारा निर्मित किए गए थे। और राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर का जो संवेदनशील एरिया है, सीमावर्ती एरिया, वहां पर इसका उद्घाटन किया है। तो BRO की जो स्थापना है वो 7 मई 1962 को 1960 7 मई 1960 को, बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर की गई थी।
और इसका अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो ये केजरीवाल जी के यहाँ न्यू दिल्ली में स्थित है। हेडक्वार्टर जो ऐसे हैं सब नई दिल्ली में आई है। कोई केजरीवाल जी का क्या, वहाँ पे तो केंद्र सरकार भी है, वहीं पे मुख्यालय है उसका। ब्लूइस क्या है? BLUIS, ब्लूइस क्या है? ब्लूइस जो है ये सरकारी भूमि पर नजर रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारित समाधान है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मोबाइल आधारित सोल्यूशन तो है, मोबाइल वेब एंड मोबाइल बेस्ड सोल्यूशन है, लेकिन ये किस सरकार का है? ये यूपी सरकार का नहीं है, ध्यान रखिएगा, न ये राजस्थान न एमपी, ये उड़ीसा गवर्नमेंट का है। और उड़ीसा गवर्नमेंट इसमें जो भुवनेश्वर राजधानी है इसकी, वहां पर सभी सरकारी भूमि पर नजर रखने के लिए ब्लूज को ये डेवलप किया है इसने। 8 जुलाई 2020 को इसकी लॉन्चिंग हुई है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और वहां के गवर्नर कौन है उड़ीसा के, ये आपको बताना है। गवर्नर आप उड़ीसा कौन है? हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया कीजिए भाई आप, है ना। उससे क्या होता है, मुझे लगता है कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी लाइक शेयर आपको मन करे तो करिए, दबाव में नहीं डालूंगा, लेकिन प्रश्नों का उत्तर दिया कीजिए, उसमें आपका फायदा है। मेरे फायदे की बात आप मत करिए, लेकिन अपने फायदे की बात आप जरूर किया कीजिए। और ये जो ब्लूइस है, ब्लूइस सरकारी भूमि में अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाएगा। भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर ऐसा ही सही रहेगा ये, तो पूरे प्रदेश में हर जगह पर सरकारी भूमि पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये भूमि कब्जा कर ली जाती है बड़े बिल्डर्स के द्वारा या डॉट 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 के द्वारा, आप समझ रहे हैं। तो खैर ये सब होता रहता है। आप लोग बहुत सही से रहिए, अपना केयर कीजिए और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया कीजिए और एक शेड्यूल बना के चलिए कि इतने बजे जगना है, इतने बजे सोना है। और ये जरूर उसमें शामिल होना चाहिए शेड्यूल में कि इतने घंटे कम से कम पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा कितना भी पढ़िए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन कम से कम 7-8 घंटे आपको निकाल लेने चाहिए अगर आप कोई दूसरा काम नहीं करते हैं, पढ़ाई ही करते हैं। आपको ये कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। आप ही लोग जमा पूंजी हैं, आप लोग जब बताते हैं तो अच्छा लगता है। तो अगर कोई कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो 6307281212 पर कांटेक्ट करिए, हमारी साइट को विजिट करिए या हमारा ऐप तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, IAS प्रेप एकेडमी। वो आपके फायदे की बात है, इसलिए कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।